प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 मात्रक तथा मापन तथा मात्रक नामक चैप्टर की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से हर एक टॉपिक आपको शुद्ध हिंदी में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है मापन तथा मात्रक, उसका पहला टॉपिक जो है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां होती क्या हैं कि ऐसी राशियां जो जिनका संबंध किससे हो, भौतिक परिघटनाओं से हो, भौतिक घटनाओं से हो। दूसरा चीज कि उन्हें हम मापन कर सकें, उसका माप ले सकें। जैसे अगर हमारा ये शरीर है तो इस शरीर का द्रव्यमान कितना है, तो इस शरीर को हम माप सकते हैं कितना है। ये अगर चाक है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो इसकी जो लंबाई है वह क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका संबंध किससे हो, भौतिक घटनाओं से हो, और जिनका मापन किया जा सके और उनको अंकों के रूप में, आंकड़ों के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। ये परिभाषा पढ़िए कि वे राशियां जो भौतिक घटनाओं से संबंधित हो, भौतिक घटनाओं से संबंधित हो, जिन्हें मापा जा सके तथा आंकड़ों के रूप में, संख्याओं के रूप में उसको लिखा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखिए, अब इसमें अगर अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें एक शब्द आया है मापना, यानी उस भौतिक राशि को मापा जा सके। तो आइए अब हम परिभाषित करते हैं कि आखिर मापन क्या चीज है। तो मापन को आइए परिभाषित करते हैं। मापन क्या चीज है? देखिए, एक मानक बना दिया जाता है। जैसे अगर आपको इस चाक की लंबाई ज्ञात करनी है तो पहले जमाने के लोग क्या करते थे कि ये जो अंगुली में तीन प्रकार के खाने जो दिख रहे हैं उसमें से एक खाने को उन्होंने मान लिया कि यह 1 इंच है। अब इस चाक को अगर मापना हुआ तो उन्होंने इसके आधार पर माप करके बता दिया कि हाँ, यह चाक कितना लंबा है, 3 इंच लंबा है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि, यह चाक क्या है, जैसे अगर इसकी लंबाई है तो यह क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि इसका संबंध भौतिक परिघटनाओं से है और इस चाक को मापा जा सकता है, वही तो होती है भौतिक राशियां। तो यह एक भौतिक राशि है। इसको मापने के लिए तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी। क्या क्या? जैसे अगर इस चाक को अगर हमें मापना है तो एक तो इसकी लंबाई जो मानक पद्धति है यानी कि जो माना गया है, तो ये उंगली में जो आपका 3 खाने दिख रहे हैं उसको पहले जमाने के लोग मान लिया कि 1 खाने का मतलब कितना है, 1 इंच है। तो इसको 1 इंच के बराबर एक मानक पैमाना यानी मान लिया उन्होंने। तो किसी भी मानक पैमाने से किसी राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है, उसका मापन कहलाता है। फिर से एक बार, किसी मानक पैमाने से, अब मानक पैमाने का मतलब वही हुआ कि जो पैमाना आपका माना गया है। जैसे किलो बना दिया गया है, किलो तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। कहीं पे आपको जाना है तो आप बोलेंगे, अगर आलू लेना है आपको तो आप बोलेंगे जितने की आवश्यकता होगी कि हमें 5 किलो आलू चाहिए। तो वो जो किलो है वह एक मानक बनाया गया है मापने के लिए, वह एक मानक बनाया गया है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक पैमाने का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है। जैसे अगर इस चाक को मापना है तो सबसे पहले इसके मानक यानी कि हमें क्या चाहिए, इसके मानक की, और उसी मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसी मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अभी मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मात्रक, जैसे ये आपका जो मानक बना दिया गया, भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, हमने बताया। एक तो आपका मानक और जिसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो एक तो आपका मानक की आवश्यकता होती है। दूसरा कि अगर इसे मान लेते हैं कि इसको अगर चाक को इंच में मापना हुआ तो इंच इसका क्या हुआ, इंच इसका मानक हुआ। और इस चाक की लंबाई अगर 3 इंच है तो एक इसका होता है आंकिक मान यानी कि अंक। तो कितना है, 3। तो चाक अगर कितना है, 3 इंच अगर है तो इसमें 2 चीजें आती हैं सामने। एक तो ये अंक, इसमें जो अंकिक मान इसका दिया हुआ है वह, और दूसरा आपका इंच। तो इसमें जो इंच है वह आपका कहलाएगा मानक। यानी किसी भी भौतिक राशि को हम मापते हैं तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपका मानक और दूसरा आंकिक मान। तो जो ये इसके मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी। ये आपका जो संख्या में आ रहा है वह मानक है आपका, वह आपका आंकिक मान है। और ये जो इंच है वह
वह क्या है आपका। तो देखिए मापन वह प्रक्रिया जिसमें कोई दी हुई राशि, जैसे कोई भी दी हुई भौतिक राशि है तो किसी मानक राशि का कितना गुना है यह जिसमें हमें पता चलता है वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध मापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मानक की और उसके आंकिक मान की। तो ये आपका मानक हुआ। और मात्रक, किसी राशि के मापन के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यानी कि देखिए, जैसे अगर आपको मार्केट गए, आलू लेना है तो आलू के लिए आप एक मानक बनाया गया है कि द्रव्यमान का जो मानक है यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वह किलोग्राम है। तो हम जाते हैं मार्केट में और बोलते हैं आलू वाले को कि भैया हमको 5 किलो आलू चाहिए। वह अपना एक किलो का मतलब वो बाट रखता है और आपको 5 बार तौल करके आलू दे देता है। तो वो जो 5 है वह आंकिक मान है और जो किलो है यानी केजी है जो, वह क्या है, मानक है। तो इस प्रकार से हम मानक और मात्रकों को समझ सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है कि हर देश में हर मतलब जगह के हिसाब से हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पे हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की जो बात करेंगे, यहाँ पे जैसे हम कुछ मानकों का उपयोग करेंगे, मात्रकों का या कुछ भौतिक राशियों का उपयोग जो करेंगे, तो हम देखिए जो पार्ट 1 में जो स्थूल भौतिकी का जो पहला ब्रांच था यानी कि मैकेनिक्स था यानी कि जो यांत्रिकी था, क्या था, यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में उस टाइम पे, यांत्रिकी में बहुत पहले की बात है कि यांत्रिकी में उस टाइम 3 चीजें चलती थी। क्या क्या? एक तो था लंबाई, द्रव्यमान और समय। यांत्रिकी में 3 चीजें चला करती थी उस टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये बहुत पहले की बात है, अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, बहुत सारे मापन मात्रक आ चुके हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय उस टाइम यांत्रिकी में चला करता था। अब इसको मापने के लिए कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धतियां बनाई गई थी। जैसे देखिए, इसकी जो पहली पद्धति है उसे कहा जाता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता था कि लंबाई, सी फार होता है सेंटीमीटर, तो लंबाई को किस में मापा जाता था, सेंटीमीटर में मापा जाता था। और जी का मतलब होता है ग्राम, और द्रव्यमान को किस में मापा जाता था, ग्राम में। और एस का मतलब होता है सेकेंड, तो समय को किस में मापा जाता था, सेकेंड में मापा जाता था। यानी कि सीजीएस मात्रक या सीजीएस पद्धति वह पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। दूसरा होता है आपका एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को किसमें मापा जाता है, एफ फार होता है फुट, तो लंबाई को किसमें मापा जाता है, फुट में मापा जाता है। और पी को द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है, पाउंड में मापा जाता है। और समय को किसमें मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। तो बहुत से देशों में अभी तक आज भी यह पद्धति लागू होती है कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। तो जिसमें ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापा जाए, उस पद्धति को हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। अगला पद्धति है एमकेएस पद्धति। तो यह पद्धति जो है, एमकेएस पद्धति जो है, यह बहुत बाद में पद्धति आई और जिसने लंबाई को एम फार किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और द्रव्यमान को के फार किलोग्राम में मापा जाता है। और एस फार सेकेंड, समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो देखिए, यहां पे अगर हम फुट की बात करें तो एक फुट बराबर आपका होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बनाएं तो 1 फुट में आपका होता है 30.48
सेंटीमीटर। अगर हम 1 इंच में बात करें कितने सेंटीमीटर, तो 1 इंच में आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो ये आपका फुट का कुछ अब ये हो गया कि 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 फुट में ही 30.48 सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच किसके बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। अगर हम पाउंड की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका ब्रिटेन में चलता है, द्रव्यमान में किलो, द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं। तो पाउंड की अगर बात करें तो 1 पाउंड बराबर आपका होता है 454 ग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 454 ग्राम होता है। तो ये आपकी सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति हो गई। इसके बाद में आई आपकी इंटरनेशनल पद्धति, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए एसआई पद्धति। अब देखिए कुछ एसआई पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या है कि विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग पैमाना रखते थे। जैसे कि किसी देश के वैज्ञानिक जो थे वह लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते थे। किसी दूसरे देश के जो वैज्ञानिक थे वह लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। कोई और देश के वैज्ञानिक थे तो वह लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। अब देखिए यहां पे दिक्कत क्या हुई कि जैसे अगर भारतीय कोई भी भारतीय अगर जाता है अमेरिका में और बोलता है कि यहां पे मान लेते हैं कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलो में, और अमेरिका में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, पाउंड में, सपोज दैट। तो अगर कोई भी भारतीय जाकर के अमेरिका में जाकर के कहता है कि हमें 1 किलो अगर उसको आलू की जरूरत है, तो वह अगर बोलता है कि हमें 1 किलो आलू चाहिए, तो वहां अमेरिका का जो व्यक्ति होगा किलो का मतलब तो समझेगा ही नहीं, तो वह आपको कैसे देगा। तो इस प्रकार की दुविधा को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों की एक सभा बुलाई गई, और उस सभा में यह निष्कर्ष निकाला गया कि हम द्रव्यमान को किसमें, सॉरी, लंबाई को हम किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे, और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। तो इसको एक स्टैंडर्ड वैज्ञानिकों द्वारा, प्रत्येक देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक बैठक ली गई, और उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब कभी भी लंबाई का जिक्र होगा हम मीटर की बात करेंगे, जब द्रव्यमान का जिक्र होगा किलोग्राम की बात करेंगे, समय का जब जिक्र होगा तो सेकंड में बात करेंगे। यानी कि एसआई पद्धति का मतलब ऐसा हुआ कि इस पद्धति को सारे देश के लोग जानते हैं। अब अगर हमें आलू लेना होगा तो 1 किलो जाकर के हम चाहे तो अमेरिका में मांग लें, चाहे ब्रिटेन में मांग लें, चाहे पाकिस्तान में मांग लें, हमें 1 किलो आलू मिल जाएगा। तो यहां पे एसआई पद्धति का मतलब ये हुआ। अब देखिए जब तक एसआई पद्धति आई, यह एक बहुत मॉडर्न पद्धति है। एसआई पद्धति जब आई तब तक यांत्रिकी में अब ये 3 चीजें ही नहीं रही, ये 3 मूल राशियां नहीं रही, अब और भी मूल राशियां यांत्रिकी में बढ़ गई। तो अब आइए देखते हैं कि एसआई पद्धति में मूल राशियां अब कितने प्रकार की हो गई। अभी तक तो जितने भी सीजीएस पद्धति या एफपीएस पद्धति या एमकेएस पद्धति जिसमें थी उसमें केवल 3 चीजों का जिक्र होता था, लेकिन एसआई पद्धति में जो एसआई पद्धति जो मतलब वैज्ञानिकों के, कई देशों के वैज्ञानिकों के बैठकों द्वारा जो बनाई गई जो पद्धति, उस पद्धति में कुछ और भी मात्रक शामिल किए गए। आइए उन मात्रकों को हम देखते हैं। तो अब देखिए इस एसआई पद्धति जो आई, अभी तक तो केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय था, लेकिन जब एसआई पद्धति आई, वैज्ञानिकों की जब बैठक हुई तो उसमें कुछ और भी राशियां बढ़ा दी गई कि जैसे उसमें लंबाई तो थी, और लंबाई को किससे मापना होता था, लंबाई को मापना होता था मीटर से, तो लंबाई का मीटर हो गया, और द्रव्यमान जो था, द्रव्यमान को किसमें मापना हो गया, द्रव्यमान जो था उसको मापना हो गया किलोग्राम में, तो द्रव्यमान तो आपका किलोग्राम हो गया। और आपका जो समय था, समय को तो प्रत्येक पद्धति में हम किसमें मापते हैं, सेकंड में ही मापते हैं, तो जो समय था उसको किसमें मापना था, सेकंड में मापना था। इसमें और भी जोड़ा गया, जैसे आपका हुआ विद्युत धारा। क्या हुआ, विद्युत धारा। तो जब कभी भी विद्युत धारा का बात आएगा तो उसको हम किसमें मापेंगे, एम्पियर में। किसमें मापेंगे, एम्पियर। और अगला आपका है ताप। जब कभी भी तापमान का जिक्र होगा, ताप को हम किसमें मापेंगे, ताप को मापेंगे हम केल्विन में।
ताप को किस में मापेंगे? केल्विन में मापेंगे। अगला आपका है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को मापने के लिए क्या बनाया गया? कैंडिला बनाया गया। कैंडिला बनाया गया। और अगला है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाएगा? मोल में मापा जाएगा। तो इस एसआई पद्धति में इन 7 मूल मात्रकों और मूल राशियों को, ये देखिए एसआई पद्धति जो थी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 राशियों को बनाया गया। और इन राशि 5 6 और 7, तो इन जो 7 राशियां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन 7 राशियों को हम कहते हैं मूल राशियां। इन 7 राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। और इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो देखिए जब एसआई पद्धति बनी तो उसमें कुल मूल राशियां, पहले कुल मूल राशियां कितनी थी? पहले मूल राशियां कितनी थी? 3 थी, केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय था। लेकिन जब एसआई पद्धति का निर्माण हुआ तो 7 मूल राशियां बनी जो कि इस प्रकार से हैं। अब इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक भी बने जो कि इस प्रकार है। अब देखिए ये इन 7 राशियों को बनाने के बाद भी कुछ ऐसा लगा कि अभी कुछ और राशियां बची हैं। जैसे आपका क्या 8 नंबर पर, जैसे आपका हुआ समतल कोण। समतल कोण, जैसे अगर कोई भी समतल में बना कोण है, जैसे इस प्रकार, ये ग्रीन बोर्ड क्या है? समतल है। इस प्रकार से अगर समतल बोर्ड है, इस पर कोई अगर कोण बना हुआ है तो इसको किस में मापे? इसमें तो कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, तो इसको समतल कोण को बताया किस में मापना है? रेडियन में। समतल कोण को किस में बताया? रेडियन में मापना है। तो समतल कोण को मापन के लिए रेडियन बना दिया गया इसका मात्रक। और अगला है 9वां आपका कि घन कोण। घन कोण, तो घन कोण को मापने के लिए क्या बना दिया गया? स्टेरेडियन। अब देखिए ये घन कोण क्या होता है? समतल कोण तो आप लोग समझ गए, लेकिन घन कोण क्या होता है? घन कोण देखिए ये होता है कि जैसे आप अगर किसी भी चना वाले के पास जब चना लेके जाते हैं तो कागज को एक शंक्वाकार इस प्रकार से वह फोल्ड करता है, इस प्रकार से फोल्ड करता है और आपको इसमें चना भर करके दे देता है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यह आपका क्या कहलाएगा? समतल कोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कोण बन रहा है यह आपका क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाएगा। तो इन सातों के अलावा 2 चीज की हमें और जरूरत पड़ी, लेकिन इन 7 को तो मूल राशियों में, मतलब मूल राशियों के का नाम दे दिया गया था इन 7 को, लेकिन ये 2 जो मात्रक है ये अलग बने। क्यों बने? क्योंकि इन राशियों द्वारा कोई और मात्रक, मतलब इनका मापन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बचे हुए थे। तो इन राशियों को पूरा करने के लिए इस मात्रक को बनाया गया। इसलिए यह क्या है? पूरक राशियां हैं। ये क्या है? पूरक राशियां हैं। और पूरक राशियों के ये जो 2 मात्रक हैं इन्हें हम कहते हैं पूरक मात्रक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। तो एसआई पद्धति में ये 7 मूल राशियां बनाई गई जिनके 7 मूल मात्रक बने, और ये 2 पूरक राशियां बनाई गई जिनके 2 पूरक मात्रक बने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या होते हैं। देखिए मूल राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि लंबाई, अगर हमें लंबाई को व्यक्त करना है तो लंबाई में कोई अन्य राशि नहीं जुड़ी है, लंबाई स्वयं में एक राशि है, तो लंबाई क्या है? मूल राशि। द्रव्यमान, जैसे आपका द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी भी और मूल राशि, द्रव्यमान में कोई भी और मूल राशि नहीं जुड़ी है, तो इसको व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? मूल राशियां कहलाएंगे। अभी हमने मूल राशियों के बारे में चर्चा किया था कि इनकी संख्या 7 है। क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो यहां पे ये जो 7 राशियां हैं वे 7 क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। और इनको व्यक्त करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए किसी भी और राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। परिभाषा पढ़िए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए कि अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7। और ये कौन कौन है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का सहायता लेना पड़ता है, वे राशियां क्या कहलाती हैं, या मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वे राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर जैसे इसके अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर आपका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, तो जैसे अगर इस ग्रीन बोर्ड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई मापेंगे, इसकी चौड़ाई मापेंगे। अगर क्षेत्रफल को मापना है तो लंबाई इंटू क्या करेंगे, चौड़ाई करेंगे, यानी कि इसमें एक तो लंबाई है ही जो कि मूल राशि है और दूसरी क्या आ जाएगी, चौड़ाई। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, तो यानी क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, लंबाई इंटू लंबाई करेंगे, यानी लंबाई का स्क्वायर करेंगे। यहां पे देखिए क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए एक मूल राशि लंबाई है, दूसरी मूल राशि फिर से इसको लंबाई की जरूरत पड़ रही है, यानी इसमें दो लंबाई चाहिए। तो ये मूल राशि में ये जो राशि है क्षेत्रफल जो है यह भी क्या है, भौतिक राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की सहायता लेनी पड़ रही है, दो मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए यह क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, वह क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशियां। या व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें कहां से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें मूल राशियों द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अगला चीज आता है व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। तो मूल मात्रक, ठीक, जैसे मूल राशियां जैसे हैं उसी प्रकार से मूल मात्रक भी वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी भी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वे मात्रक जो कि मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा आप अपने से लिख लेंगे, ठीक इसी प्रकार से। तो देखिए जो हम 7 मूल मात्रकों की बात किए, उन मूल मात्रकों की अगर हम परिभाषा बनाएं तो जो लंबाई होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर। तो मीटर को अगर परिभाषित करें तो मीटर को परिभाषित कैसे करेंगे कि प्रकाश द्वारा 1/299792 समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है, 1 मीटर के बराबर होता है। देखिए किसी प्रकाश द्वारा, प्रकाश इतने समय में जितनी दूरी तय करता है वह कितने के बराबर होता है, 1 मीटर। ये स्टैंडर्ड परिभाषा है मीटर की। इसको अगर दूसरे भाषा में बात करें तो दूसरे भाषा में अगर बात करें तो जो क्रिप्टन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86, केमिस्ट्री में जो क्रिप्टन परमाणु होता है जिसका परमाणु भार कितना होता है, 86, तो उसमें से निकलने वाली जो नारंगी रंग की तरंगे होती हैं उन इतने किरणों की जितनी तरंगे होती हैं वह कितने के बराबर, उनका तरंग दैर्घ्य कितने के बराबर होता है, 1 मीटर। यानी कि 1650,763 किरणें जितनी मतलब जितना उसमें इतने किरणों का जितना तरंग दैर्घ्य होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। अगर द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोग्राम। अब देखिए कार्बन परमाणु के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो आपका होता है 6C12 और दूसरा होता है आपका C6 और C14, यानी कि 6C12 और 6C14 दो कार्बन के समस्थानिक है। तो 6C14 वाला नहीं, 6C12 परमाणु के जो कार्बन का जो समस्थानिक है 6C12 परमाणुओं के इतने यानी कि 5.0188 गुणे 10⁻15 परमाणुओं का जितना भार होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। या दूसरे अगर लैंग्वेज में परिभाषित करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि अगर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस टाइम पर 1 लीटर का द्रव्यमान जितना होता है, 1 लीटर जल का द्रव्यमान जितना होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 केजी के बराबर होता है। अगर समय को परिभाषित करें तो देखिए समय एक ऐसा मात्रक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड एक ऐसा मात्रक है जिसमें सीजीएस में भी, एमकेएस में भी और एफपीएस में भी और आपकी एसआई पद्धति में भी समय का मात्रक हमेशा क्या होता है, सेकंड होता है। अगर सेकंड को परिभाषित करें तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें परमाणु घड़ी में जो आपकी परमाणु घड़ी होती है उसमें अगर सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 133। सीजियम परमाणु का अगर पेंडुलम लगा होता है तो वह पेंडुलम इतनी बार कंपन करता है, वह समय क्या कितने के बराबर होता है, 1 सेकंड के। यानी कि परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु का जो पेंडुलम लगा होता है, जैसे घड़ी में रहता है ना, ये एक जैसे घड़ी
ये आपकी घड़ी हो गई। एक पेंडुलम होता है जो नीचे इस प्रकार से गति करता है, नीचे ऊपर मतलब एक सिरे पर यहां आता है, फिर से यहां से यहां इस प्रकार से गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडुलम। तो जो अगर वह पेंडुलम सीजियम परमाणु का हो तो वह 91, 92, 63, 17, 70 अगर इतनी बार कंपन करता है, इतने बार एक सिरे से यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है, इतनी बार अगर आता है तो वह समय कितना होगा, 1 सेकेंड के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि जो सीजियम परमाणु का पेंडुलम होता है वह 1 सेकेंड में इतनी बार कंपन करता है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। तो देखिए अगला हमारा है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। अगर एम्पियर को हम परिभाषित करें तो एम्पियर, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। देखिए हमने बताया है पार्ट 1 के लेक्चर में हमने बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे के समीप रखे हों तो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। जैसे अगर कोई अनंत लंबाई का एक चालक है यानी चालक का मतलब अनंत लंबाई का तार है, यानी कि इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है, ये दोनों तार आवेशित हैं और इनकी दूरी कितनी है, 1 मीटर के बराबर है। इनकी दूरी कितनी के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो इसके 1 सेंटीमीटर यानी कि इसके एकांक आयतन में इन दोनों तारों की लंबाई तो अनंत है, लेकिन इसके एकांक यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई में जो विद्युत धारा द्वारा बल लगता है वह कितना है, 2 इंटू कितना है, 10 टू पावर माइनस का 7, 10 टू पावर माइनस का 7 न्यूटन का बल आरोपित करता है। वह विद्युत धारा कितने के बराबर होती है, 1 एम्पियर के बराबर। फिर से यदि 2 अनंत लंबाई के चालक तार रखे हुए हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, जिनकी दूरी कितनी है, एकांक दूरी पर रखे गए हैं, यानी 1 मीटर की दूरी पर 2 अनंत लंबाई के चालक तार रखे गए होते हैं, तो इन चालक तारों के एकांक लंबाई पर यदि 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो यह माना जाएगा कि इन तारों में जो बहने वाली विद्युत धारा है 1 एम्पियर के बराबर है। यानी कहने का मतलब कि यदि 2 तार 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और इन दोनों तारों के मध्य लगने वाला बल अगर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 हो, 7 न्यूटन का अगर बल लग रहा हो इन दोनों तारों पर, तो उस तारों में बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। अगला चीज है उष्मा। उष्मा का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अगर केल्विन को परिभाषित करना हुआ तो जल के त्रिक बिंदु के ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी कि जल के त्रिक बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर एक ग्राफ के माध्यम से जल के त्रिक बिंदु को हम दर्शाएं तो एक कंडीशन ऐसा होता है, एक बिंदु ऐसा होता है कि अगर इसके नीचे जाएंगे तो जल से बर्फ बनना चालू हो जाएगा, एक में इधर जाएंगे तो यह बर्फ से फिर से जल में बनना चालू हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा बिंदु जिससे अगर हम किसी ऐसे एक ऐसा बिंदु जिस पर अगर किसी भी दिशा में हम जाएं तो वह जल से क्या बनने लगे, ठोस बनने लगे, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगे, और उस बिंदु से थोड़ा सा भी बढ़े तो द्रव से गैस में परिवर्तित होने लगे। उस बिंदु को हम कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। नहीं आई हो बात समझ में? तो फिर से एक बार देखिए, वह बिंदु एक ऐसा कंडीशन होगा ना, जल क्या होता है कि अगर उसके तापमान को घटाया जाता है तो वह ठोस में बदल जाता है, यानी बर्फ जम जाता है। जल के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और जल के तापमान को अगर नियत रखा जाता है तो वह जल के ही रूप में रहता है। तो एक ऐसा बिंदु होगा ना जिससे और अधिक बढ़ा देंगे तापमान तो वह क्या बनने लगेगा, गैस में बदलने लगेगा। अगर और कम कर दे तापमान तो वह ठोस में बदलने लगेगा। फिर से अगर बढ़ा दे तो इस ठोस में से फिर से द्रव में बदलने लगेगा। तो उस बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। और उस त्रिक बिंदु का इतना भाग यानी 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को स्पष्ट करें, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वह होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो 1 मोल किसी निकाय में वह पदार्थ की मात्रा है जो कि जैसे देखिए हमने बताया था कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक तो आपका 6C12 होता है, एक 6C14 होता है। तो यहां 14 वाला नहीं लेना है, 12 वाला लेना है। 6C12 के 12 ग्राम
अगर इसके हम 12 ग्राम परमाणु को लें, उसमें जितने परमाणुओं की संख्या होगी किसके 6 से 12 के जितने परमाणुओं की संख्या होगी वह क्या कहलाएगी, 1 मोल के बराबर होगी। तो ये आपके पदार्थ की मात्रा। अब एक चीज आपका बचा है कैंडेला, ज्योति तीव्रता। तो आइए उसको भी स्पष्ट करते हैं। तो देखिए अगला हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की अगर हम परिभाषा बनाएं, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला की अगर परिभाषा बनाएं, सबसे पहले ज्योति तीव्रता होता क्या है कि किसी भी ज्योति तीव्रता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति का मतलब यहां से हुआ प्रकाश से मतलब है कि किसी भी दिशा में प्रकाश की जो मात्रा, प्रकाश जो निकलता है तो उस प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। किसी भी बिंदु से होकर एक दिशा में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगर इसको परिभाषित करें तो किसी दिशा में 540 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, इतनी आवृत्ति वाले अगर प्रकाश की स्रोत से, अगर कहीं पे प्रकाश की स्रोत से उसमें से प्रकाश जो निकल रहा है उसी को हम किसके बराबर मानते हैं, 1 कैंडेला के बराबर मानते हैं। यानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से इतने, जो कि कितना हर्ट्ज वाला हो, 540 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्ज वाला हो, तो उससे जो प्रकाश की मात्रा निकलती है वह कितने के बराबर होती है, 1 कैंडेला के बराबर होती है। अगले क्रम में अगर हम समतल कोण को परिभाषित करें तो समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन। अब 1 रेडियन क्या होता है कि जैसे अगर कोई आपका वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, अगर इसी त्रिज्या के बराबर यानी कि ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी का अगर हम यहाँ पे चाप कोई काट दें और इसको हम वृत्त के केंद्र से मिला दें तो यहाँ पे जो कोण आंतरित होता है वह 1 रेडियन का कोण आंतरित होता है। तो यह परिभाषा पढ़िए कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप द्वारा वृत्त पर आंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। जैसे कोण बराबर आपका होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो ये जो चाप है कितनी लंबाई का लिया गया है, आर लंबाई का लिया गया है। तो चाप का मान कितना है, आर है, त्रिज्या कितना है, आर है, कट के कितना आ जाए 1, और यह किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। किसमें आएगा, रेडियन में आएगा। अब देखिए अगला है आपका घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन को अगर परिभाषित करें तो यहाँ पे ये वृत्त की बात कर रहा है। वृत्त और गोले में अंतर क्या है कि जैसे आपका जो कंगन होता है वह वृत्त होता है, यानी उसका आयतन नहीं होता, वृत्त का कोई आयतन नहीं होता। अब कंगन में कोई सामान रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। लेकिन जो बाल आपका होता है, जो फुटबॉल होता है, वह क्या है, गोला होता है। तो यहाँ जो घन कोण है उसमें गोले की बात कर रहा है कि किसी गोले में किसी क्षेत्रफल द्वारा, जैसे कि अगर ये कोई गोला है आपका, इस गोले में कोई आपका ये क्षेत्रफल लिया गया है, तो इस क्षेत्रफल द्वारा, और ये गोले का केंद्र है, इस क्षेत्रफल द्वारा इस केंद्र पर जितने का कोण आंतरित किया जाएगा, इस क्षेत्रफल द्वारा जितने का कोण आंतरित किया जाएगा गोले में, वह किसके बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो ये आपकी स्टेरेडियन की परिभाषा है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।